नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से हिंदी रंगमंच के विकास का अध्ययन करना नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। मेरे शोध के 4 आयाम हैं। पहला ये कि जिन नाट्य लेखिकाओं को मैंने लिया है उनके नाटकों का एक्रॉस हिंदी बेल्ट के जो 11 राज्य हैं वहाँ पे महिला और पुरुष निर्देशकों द्वारा जो मंचन किया गया है उसका अध्ययन करना। उन स्टेट्स में किसी महिला नाटककार ने अगर कोई स्त्री विमर्श से संबंधित नाटक लिखा है और उसका मंचन किया गया है उसका अध्ययन करना। अगर इन्हीं राज्यों में किसी महिला निर्देशिका ने स्त्री विमर्श से संबंधित नाटक लिख के उसका निर्देशन किया है तो उसका भी अध्ययन करना। और ये सारे जो 11 स्टेट्स हैं वहाँ पे जो हिंदी रंगकर्मी और थिएटर डायरेक्टर्स ने हिंदी रंगमंच को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए और उसकी समृद्धि के लिए जितने भी प्रयास किए हैं उसके लिए उन महत्वपूर्ण लोगों का इंटरव्यू लेना मेरे शोध का एक अंग है। इसी संदर्भ में आज हम दिल्ली में महत्वपूर्ण और वरिष्ठ नाट्य निर्देशिका मैम श्री अनुराधा कपूर मैम से बात कर रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें बताएं। अब रंग यात्रा तो अब बहुत लंबी सी हो गई है अजीत, और मैंने थिएटर में काम करना शुरू किया था स्कूल से। मैं एक ऐसे स्कूल से थी जहाँ के थिएटर और रंगमंच के ऊपर ध्यान दिया जाता था। जी। और जी, बोलते रहिए। और जब मैं स्कूल के मतलब 11वीं 12वीं में हम लोग काफ़ी नाटक करते थे। लोग दिल्ली के उस वक्त जो ग्रुप्स थे जी। जैसे कि अग्रदूत था, अभियान था, ये सब ऐसे वहाँ के यंगर डायरेक्टर्स आके मॉडर्न स्कूल में नाटक डायरेक्ट करते थे। तो जब मैं स्कूल से निकली तो उसी साल ओम शिवपुरी और सुधा जी भी मॉडर्न स्कूल में उन्होंने जॉब लिया। तो उस वक्त हम और मेरी जनरेशन ओम शिवपुरी और सुधा जी को दिल्ली के रंगमंच का एक स्टार जैसे जानते थे। जी। वो हुआ 68-69। जी। तो वो मॉडर्न स्कूल में आए और हम लोग निकले, और मॉडर्न स्कूल के कई मेरे उस वक्त मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में पढ़ी। मेरे पिताजी वहाँ प्रिंसिपल थे, तो उनको भी नाटक और दिल्ली के कल्चरल सीन में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक तो ओम शिवपुरी जी उस वक्त स्कूल में आए और हम सब जो थिएटर में थे उनसे बहुत प्रभावित थे और रहे भी। और फिर मुझे एक मौका मिला जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा भारी मोड़ था जी। कि उन्होंने 69-70 में, 69 ही होगा या 68 होगा, आधे अधूरे में मुझे बिन्नी में कास्ट किया। जी। तो और जो छोटी लड़की थी वो भी किन्नी, वो भी मॉडर्न स्कूल ही की थी, और वो मॉडर्न स्कूल में रहा करते थे क्योंकि वो पढ़ाते थे वहाँ। तो हमारे रिहर्सल आधे अधूरे के वहाँ हुए, और फिर आधे अधूरे तो आप तो को पता है वो बहुत ओम शिवपुरी का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और सारी नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल किया। तो एक तरह से ओम शिवपुरी जी और सुधा जी मेरे एक तरह से गुरु हुए। जी। तो मेरी जर्नी हिंदी थिएटर के इस तरीके से इनके थ्रू शुरू हुई। जी। और मैंने फिर यूनिवर्सिटी में थिएटर किया। जी। यूनिवर्सिटी मतलब मिरांडा हाउस। जी। उसमें मैंने प्लेस डायरेक्ट किया और ये ख्याल करके कि हिंदी में किया जाए। तो हिंदी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में मेरा ख्याल है ये पहला ही नाटक था कि जो हमने ब्रेख्ट का नाटक द मदर को ट्रांसलेट किया, और मेरे बड़े प्रिय दोस्त थे उस वक्त बलराज पंडित, उन्होंने ट्रांसलेट किया। वो तो बहुत डिस्टिंग्विश्ड प्लेराइट भी थे उस वक्त। तो उन्होंने मिरांडा हाउस के लिए ये प्ले बना ट्रांसलेट किया, हमने किया द मदर ब्रेख्ट का, गोर्की के नॉवल पे आधारित। तो यूनिवर्सिटी में भी नाटक करने का मौका मिला, और साथ ही साथ हम देशांतर जो हमारा ग्रुप था उस वक्त, हम उसके साथ बहुत ट्रैवल किए आधे अधूरे के साथ। तो पूरा नॉर्थ इंडिया ही ट्रैवल किया। मुझे याद है ग्रुप मैम देशांतर। ओम शिवपुरी, सुधा जी, BM शाह,
बडोला, कारंजी सब इस पे काम करते थे। जी। तो हम लोग सब त्रिवेणी कला संगम में नाटक करते थे, ओपन एयर में। तो आधे अधूरे तो एक हुआ, बाकी बहुत सारे नाटकों के साथ मैंने देशांतर के साथ ट्रैवल किया, पूरा हिंदुस्तान। उस वक्त हम लोग काफ़ी जाया करते थे, काफ़ी लंबे टूर्स पे भी। मुझे याद है आधे अधूरे में बरेली, आगरा, लखनऊ, ऐसी जगह जाना, मध्य प्रदेश। जी। तो ऐसे करते करते शुरू हुई नाटक की जर्नी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी नाटक किए, हिंदी भी, अंग्रेज़ी भी। पर उस वक्त फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं बाहर जाऊं, तो मैं लीड्स गई यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ मैंने एमए भी किया थिएटर में, फिर पीएचडी भी किया। ओके। और उसके बाद आते ही मुझे मौका मिला कि मैं एनएसडी ज्वाइन करूं। तो वो 81 में मैंने एनएसडी ज्वाइन किया। उस वक्त मैंने अपना पीएचडी किया था। पीएचडी किस टॉपिक में? बनारस की रामलीला पे, ओके। रामनगर की रामलीला पे किया था। किताब भी निकली उसकी। तो वो मुझे इसलिए इंटरेस्ट करता था कि मुझे ये एक तरह से नाटक जो कि लैंडस्केप में हो। आपको अगर मालूम हो तो बनारस रामनगर की रामलीला 31 दिन चलती है और पूरे गांव में होती है। तो आप जितना चलते हैं उतना ही देखते हैं। मतलब कभी कभी, अब जैसे आप वशिष्ठ के आश्रम में जाएंगे तो एक छोटा सा पत्थर है, वो आश्रम है। आप 2 किलोमीटर चल के आएंगे, लीला वहाँ 2 मिनट की होगी, फिर अगली जगह जाते हैं। तो एक तरह से क्या कहें, पिलग्रिमेज भी हुई जी। नाटक भी हो। तो उसको ऊपर मैंने किताब लिखी थी, वो काफ़ी प्रिंट भी हुई है। तो उसके बाद मैं पढ़ाने आई एनएसडी में। तो मुझे वो मेरे लिए बड़ा एक तरह से क्या बोले, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं पढ़ा भी रही थी जिसको मैं पसंद करती थी पढ़ाना, नाटक, जी। और कर भी रही थी। तो एनएसडी में तो करना, जितना स्टूडेंट्स के साथ काम था, साथ में हमने एक ग्रुप बनाया, विवादी। विवादी ओके। म्यूजिक से मीनिंग है, विवादी स्वर होता है ओके। जो हारमोनी में नहीं चलता। विवाद से भी है ये शब्द, विवादी स्वर। विवादी का माने ऐसा स्वर जो राग में थोड़ा हलचल पैदा करे। डिबेट से हुआ विवाद है? तो विवादी करके हमने एक ग्रुप बनाया था लेट 80s में। वो आज भी चलता है। उसमें प्ले राइट्स थे, फिल्म मेकर थे, आर्टिस्ट थे। तो उनमें कई लोग ऐसे थे जैसे कि आजकल वो उनका बहुत नाम है, जैसे गीतांजलि श्री, नीलिमा शेख करके एक बहुत मशहूर पेंटर हैं, मधुश्री दत्ता फिल्म मेकर हैं, विद्या राव म्यूजिशियन हैं। तो ये सब हम लोगों ने मिल के बनाया था। और आज के दिन भी मुझे इस चीज़ को कहने में बड़ा गर्व लगता है कि आज के दिन तक हम उस पर काम करते हैं। इकट्ठे काम करने का हमें अगर कभी मौका मिले तो हम एकदम करते हैं। तो तब की 30 साल की एक तरह से आर्टिस्टिक संवाद जी। तो वो हमने फॉर्म किया। और उसके बाद फिर हर साल विवादी का एक नाटक तो होता ही होता था। और स्कूल में बहुत सारे नाटक का निर्देशन किया। जी। तो निर्देशन में मुझे 2 चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। एक तो कि मैं ये मान के चलती हूँ, और इसमें मेरे मन में कोई विवाद नहीं है, कि नाटक एक विजुअल मीडियम है। वर्बल और टेक्स्ट का तो है ही, पर विजुअल है। इसीलिए मेरे सारे नाटक जितने भी मैंने किए हैं इस दौरान, मतलब 50 साल में, वो सारे एक तरह से कोलैबोरेशन है विजुअल आर्टिस्ट के साथ, या नीलिमा शेख, या ये नलिनी मलानी, बहुत सारे लोगों के साथ जो आर्टिस्ट हैं। तो हमें फिर आर्टिस्ट से सीखने को मिलता है, और एक्टर्स को आर्टिस्ट के साथ संवाद करने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए ये ट्रेजेक्टरी रही कि ये जो हम कहते हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर टेक्सटुअल मीडियम है तो विजुअल मीडियम भी उतना ही है।
थिएटर में। तो मैं दोनों को साथ साथ एक ही पटरी पे चलाने की कोशिश करती हूँ। जी। मैम, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस क्षेत्र तथा राज्य में हिंदी रंगमंच में जो आपने योगदान दिया है उसके बारे में कुछ जैसे लिखना चाहूँगा। कुछ प्ले जैसे आपने महत्वपूर्ण किया, उनके कुछ 4-5 प्ले के नाम बता दीजिए जिनका डायरेक्शन किया है, जिनमें एक्टिंग की है। एक्टिंग तो मैंने तभी छोड़ दी जब मैंने देशांतर छोड़ा। वो तो हुआ मिड 70s में। तो जब मैं विलायत गई उसके बाद मैंने बहुत कम एक्ट किया। एक्ट अगर किया तो कभी कभी लेट 70s में स्ट्रीट थिएटर में किया था। तो हमारा एक स्ट्रीट थिएटर भी ग्रुप था, उसका नाम था थिएटर यूनियन। ओके। और उसमें बहुत लोग थे उस वक्त। स्ट्रीट थिएटर का दाव बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आपको पता है कि उस वक्त एक जननाट्य मंच था, एक शमशुल नाम का नाटक भूल गई अब उसका। कोई प्ले याद है जिसमें हाँ, एक्टिंग जिसमें किया था आपने? बहुत हमने इकट्ठे ही मिलके किया था। तो मैंने उसको डिवाइस किया था और काम किया था। माया राव और मैंने, उसका नाम था ओम स्वाहा, डाउरी पे था। ओम स्वाहा। हाँ, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। ये मैम एक्टिंग की डायरेक्शन? एक्टिंग कम, डायरेक्शन ज़्यादा। एक्टिंग मतलब हम स्ट्रीट थिएटर में तो सभी आते हैं। हाँ। तो वैसे मैं आया करती थी, एक्टिंग उसमें करती थी। एक्टिंग मैंने जो क्लासिकल एक्टिंग थी वो देशांतर के बाद छोड़ दी। मतलब जब स्ट्रीट थिएटर में आई तो स्ट्रीट थिएटर की डिवाइजन उसमें ज़रूर स्टेज पे मुझे उसमें इंटरेस्ट कम होता गया और डिवाइजिंग में किया। तो उसका बड़ा वो नाटक बहुत खेला गया, सारे हिंदुस्तान में बहुत खेला गया। उस वक्त डाउरी यहाँ पर दिल्ली में कुछ यंग लड़कियों को किचन में मार दिया था, तो उसके ऊपर कहानी थी। तो हमने बहुत खेला, कॉलेज में खेला, बोट क्लब पे खेला, दिल्ली के बाहर खेला, बहुत खेला। और दूसरा एक नाटक था उसी वक्त रेप लॉ के ऊपर, दफ़ा 302 ऐसा करके। तो मैम इस पे आप लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार करके प्ले किया था? वो बहुत प्रिंटेड है। ओके। नुक्कड़ करके जो है उसमें दोनों प्रिंटेड है। ओके। और इनके दोनों कॉपीज नटरंग प्रतिष्ठान में है। नटरंग ने कोविड के टाइम एक लंबी स्ट्रीट थिएटर ग्रुप्स के साथ बात की थी। तो थिएटर यूनियन के साथ भी बात की थी। तो हमारे थिएटर यूनियन के लोग उधर थे और कीर्ति ने ही वो की थी। तो वो 70s की हिस्ट्री है स्ट्रीट थिएटर। 70s का। मैम ओम स्वाहा एक तो आपने डायरेक्शन किया था आपने, और अब इसको डायरेक्शन की कोलैबोरेशन था सबके साथ। कोलैबोरेशन। ओके। तो वो उसमें मैं थी और माया थी, और बाकी एक स्त्री संघर्ष करके एक उस वक्त ग्रुप हुआ करता था जो डाउरी डेथ्स के ऊपर काम करता था, उसके साथ मिलकर किया था। और एक प्ले था रेप लॉ पे। रेप लॉ, ये स्ट्रीट प्ले था मैम? दोनों। रेप लॉ और मैम उसका नाम दफ़ा 302 था यार, मुझे अब ये भूल जाता है कि वो दफ़ा कौन सी है। पर दफ़ा 302 ही मैम। हाँ, तो ये है दफ़ा 302। ये दोनों प्रिंटेड हैं नुक्कड़ करके। अच्छा, स्ट्रीट प्ले। मैम फुल फ्लेज जो नाटक होते हैं वो कौन कौन से हैं, कुछ याद है? तो वो ये स्ट्रीट प्ले का जब दौर ख़त्म हुआ तो मैंने नाटक जब शुरू किए, NSD के मैं नहीं गिनवाऊंगी, पर 89 में 2 नाटक शुरू हुए जब हमने विवादी बनाया। उसमें एक था टैगोर का घर बारे, जिसकी रूपांतरण गीतांजलि का पहला। टैगोर का घर और बाहिर। घर और बाहिर। ओके जी मैम। घरे बॉयरे जैसे बोलते हैं। तो गीतांजलि का वो पहला काम था। वो उसने किया। और साथ ही साथ में हमने एक प्ले डिवाइस किया, उसका नाम था नायिका भेद। नायिकाओं के ऊपर नायिका भेद। मैम यहाँ पे आप डिवाइस करने से क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब कि ये स्क्रिप्ट पहले नहीं बना के आया था, हम लोग काम करते करते स्क्रिप्ट बनाते थे। समझे? और मतलब जैसे डिवाइजिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट, 2 तरीके के डिवाइजिंग होते हैं। एक कि आपके पास स्क्रिप्ट हो, जैसे विरासत जो मैंने लास्ट 2013-14 में किया था, कि आपके पास स्क्रिप्ट हो, उसके सीन पे आप काम करते हैं और फिर कैसे वो सीन बने वो स्टेज पे आता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास आइडिया है, और जब आइडिया है तो आप उस पर डिवाइस करते हैं और फिर वो लिखा जाता है।
तो गीतांजलि के साथ मुझे यही हमारा मेथड रहा। तो मैम अगर आइडिया है हमारे पास तो उसको फिर पहले स्क्रिप्ट करके मेंशन करेंगे कि पहले इम्प्रोवाइज करेंगे फिर स्क्रिप्ट आएगा। अच्छा, तो फाइनल परफॉर्मेंस जो आप लोग करते हैं तो फाइनल परफॉर्मेंस से पहले स्क्रिप्ट लिख जाता है? अच्छा, लिख जाता है। अच्छा। अब जैसे आपको बताती हूँ, लास्ट हमारा गीतांजलि और मेरा जो काम था वो NSD के 3rd ईयर स्टूडेंट्स के साथ था 2018 में। प्ले का नाम था नाले वाली लड़की। अच्छा, देखा तो नहीं होगा आपने? नहीं देखा। कब का है मैम ये? 2018। अच्छा, ये यूट्यूब पे होगा मैम? कोई हिस्से होंगे। NSD में वो कॉपीराइट का बहुत होता है ना प्रॉब्लम, नेचुरली। वो किसका कॉपीराइट है? गीतांजलि ने लिखा था। तो हुआ ये था कि हमारे पास एक आइडिया था कि एक गांव में अगर किसी लड़की का बलात्कार होता है तो गांव पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जी, और उसके लिए जस्टिस मांगने के लिए उसकी माँ को क्या क्या करना पड़ता है, बस यही था। ये आइडिया था, ठीक है। तो हमने ये फिर 1.5 महीना इस पे इम्प्रोवाइज किया। गीतांजलि साथ रहती थी, वो काम देखती थी, कभी लिखती थी, कभी इमेज वो देती थी और एक्टर्स इम्प्रोवाइज करते थे। कभी वो काम देख के हम गीतांजलि और मैं बात करके फिर अगले दिन का करते थे। तो फिर वो इसी क्रम में नाटक लिखा गया। ओके। और हमारा यही काम, हम इसी तरीके से काम करते हैं। नायिका भेद में भी एक सेमिनार हो रहा था वहाँ कसौली में, जो सेमिनार हो रहा था कि स्त्री भूमिकाएं या फिक्शन में, पोइट्री में स्त्री को कैसे घड़ा जाता है। जी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, हम लोग थे आर्टिस्ट। तो सुबह बातचीत होती थी, नीचे हम काम करते थे फिर शाम को। तो नायिका भेद यही हुआ कि जैसे अब कई नायिकाएं हैं, मीरा है, शहरजाद है, तवायफों की नायिका है, तवायफें जो नायिका बनती हैं, उसी से हमारा नेक्स्ट प्ले निकला उमराव। तो ये बातचीत करते रहे। आपको इसका एक साइट है फिफ्थ वॉल करके। फिफ्थ वॉल वो एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर है, नवीना सुंदरम जी। फिफ्थ वॉल में इस पूरा प्रक्रिया नायिका भेद के ऊपर एक फिल्म है। नायिका भेद पे उसमें आप देखिएगा, उसका टाइटल है अ स्टोरी बिहाइंड एवरी कर्टन। स्टोरी बिहाइंड एवरी कर्टन। एवरी कॉटन। हाँ मैम, यहाँ पे कॉटन तो सिंबॉलिक लग नहीं, रहा है। कर्टन, कर्टन, पर्दा। अच्छा, कर्टन। तो वहाँ आपको मिल जाएगा। वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सिर्फ नाम ही से रजिस्टर होता है, कोई उसमें वो नहीं होता फी या कुछ देना, पे वॉल नहीं है वहाँ। तो वो आप देख सकते हैं, वो पूरी फिल्म है वहाँ। तो ये काम करने का ढंग 80s में शुरू हुआ और वो आज के दिन तक चलता है। तो मैं मतलब मेरा अगर कोई काम करने का ग्रामर हो तो ये ग्रामर है कि आप जो भी टेक्स्ट है उस पर आप इम्प्रोवाइज करिए, जिसमें एक्टर्स का योगदान भी उतना ही हो। ओके जी। मतलब ये नहीं कि मैं अपने पेपर पे काम करके आ जाऊं कि यहाँ से यहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, ये नहीं। आप एक प्रॉब्लम दीजिएगा किसी किस्म का कि ये हुआ है, आप इसको कैसे करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, एक्टर्स इकट्ठा होते हैं, आपके कॉलीग्स का, और 4 किस्म के आइडिया सामने आ जाते हैं जी। सही बात है ना। तो हर जने का, हर ग्रुप का, हर थॉट का फ़र्क है। तो ये काम शुरू हुआ था टैगोर के घरे बाहरे में से लेके, जिसमें उषा गांगुली थी, बिमला बनी थी, और जितेंद्र शास्त्री, रामचंद्र शेल के, ये उषा गांगुली मैम रोल में थी ना? उसकी बिमला के रोल में थी। रविंद्र साहू, ये सब लोग थे। मिसेस राव थी, विद्या राव थी। तो वो प्ले भी आइडिया से फिर स्ट्रक्चर होता है। ओके। उमराव नहीं, ये घरे बाहर, घर और बाहर। नाले वाली लड़की। नाले वाली लड़की तो अभी की बात है। अच्छा। घर और बाहर 1989 में। अच्छा।
अच्छा। दाई का भेद 1989 में, मैं इनको दो को स्पेशली मेंशन करी हूँ क्योंकि इससे काम करने का प्रोसेस हुआ। उसके बाद हम 1989 से लेके 2018 तक, जिस कोविड के पहले तक, यही तरीका है काम करने का, विवादी में भी और स्कूल में। डिवाइस करके सब। तो आपने ओम स्वाहा, टैगोर का घर है और बाहिर, नाले वाली लड़की, उमराव, घर, यही अपने अभी मेन। हाँ, पर नाले वाली लड़की तो लास्ट है, बीच में बहुत है। अच्छा। और जैसे एक दो और प्ले में 5 91 में गोरा, टैगोर का। 91 में गोरा। जी हाँ। 93 में उमराव। 93 में। जी मैम। 96-97 में दो प्ले किए थे जो कि एक दूसरे से मुखातिब थे एक तरह से। एक ब्रेख्ट की कहानी थी द जॉब। द जॉब जॉब नौकरी, जॉब नौकरी ओके, करके द है, जॉब, हाँ? ओके। नौकरी, इसका ट्रांसलेशन किया था अतुल तिवारी ने। अच्छा। नौकरी करके प्ले है, एक कहानी है, छोटी सी कहानी, वो आपको ब्रेख्ट के कंप्लीट वर्क्स में मिल जाएगी। जी। उसमें एक औरत अपना जॉब बचाने के लिए, बच्चों को रोटी खिलाने के लिए आदमी का वेश ले लेती है, ओके। और एंड में और एक्सीडेंट, खूब वो नाम कमाती है, अच्छा चौकीदार है वो। और कहानी के एंड में ब्रेख्ट कहते हैं कि फैक्ट्री में एक धमाका हुआ और जब उसने आंख खोली तो वो आदमियों के, औरतों के वार्ड में थी। अच्छा, वो चौकीदार का रोल करती थी। वो 15 साल किया 15 साल किया। और मेडल भी जीत लिया, पर जब धमाका हुआ तो आंख खुली तो औरतों के वार्ड में थी। तो उसने बहुत विनती की नर्स से कि मुझे यहाँ से आदमियों के वार्ड में डालो। उसने कहा हम कैसे डाल सकते हैं, तुम तो औरत हो। तो फिर उसको जॉब से निकाल देते। तो ब्रेख्ट की आखिरी लाइन है, वो शहर के उस जगह पहुंची जहाँ जो हाशिए से भी हाशिए पर होते हैं वो वहाँ जाते हैं। मतलब इसको सिंबॉलिक समझ लें। हाँ। प्रोस्टिट्यूट। जी। औरत की नियति यही रही है मैम, सब वास्तव में सही बात। बहुत ग्रेट कहानी, पढ़िए, छोटी सी कहानी। तो उस पर मैंने नाटक किया था। तो उसमें मतलब ये है कि आप, औरत ने आदमी का वेश लिया, ये एक कहानी रही। उसके बाद मैंने नाटक किया था जयशंकर सुंदरी। अच्छा, जयशंकर सुंदरी। जी। नाटक का नाम था सुंदरी। जी। एन एक्टर प्रिपेयर्स, वो 97 में है। जी। तो वो कहानी ये है कि जब आदमी औरत का वेश लेते हैं तो उनका नाम कहाँ पहुँचता है। जी, कहाँ पहुँच। जी। तो इंडिया के सबसे फेमस कमर्शियल आर्टिस्ट तो स्त्री वेश करते थे ना। जी, जयशंकर सुंदरी पे है ना मैम। तो नाटक का नाम है सुंदरी। जी। वो भी गीतांजलि ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नाटक है, सुंदरी करके है। और वो जयशंकर सुंदरी की जीवनी पे है। ओके। तो जयशंकर और बाल गंधर्व एक टाइम पे ही चलते थे, वो गुजरात के, वो मराठा। तो कहानी का मतलब, ये प्रोजेक्ट करने का मीनिंग ये था कि एक जब वेश बदलता है तो उसको खूब ख्याति मिलती, दूसरा जब वेश बदलता है तो वो गर्क पे चली जाती। बहुत अच्छे काम है मैम ये सब। अच्छा मैम, कोई इंस्टीट्यूशन जिससे जुड़ के, जैसे मतलब उसका काम, जैसे आपका कोई इंस्टीट्यूशन? पढ़ाया तो मैंने बहुत जगह है अजीत, जी। पर इंस्टीट्यूशन तो एनएसडी ही रहा ज़्यादातर। और एनएसडी के रिटायरमेंट के बाद मैंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कुछ साल पढ़ाया, कहीं कहीं वर्कशॉप लिए। जी मैम। और सो इस कसम से। जी मैम। एनएसडी में कब से कब तक थी? 81 से 2013। बहुत लंबा। बहुत लंबा। फॉर्चून, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है मैम। कीर्ति हैं बस मेरे साथ, वो तो मुझसे भी सीनियर थी, 77 में आई थी वो शायद। जी। मैं तो 81 में आई थी। हम लोगों ने बहुत साल किया, कीर्ति ने, मैंने, रॉबिन ने, बजाज ने। आपने बजाज से बात नहीं की? मैं एनएसडी गया था नंबर लेना, तो उन्होंने कुछ ही लोग का दिया था, तो फिर जाऊंगा तो फिर लूँगा, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वही मैम।
अच्छा मैम, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखती हैं दिल्ली में? दिल्ली में हिंदी रंगमंच की स्थिति। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में काफ़ी एक्टिविटी हुई है और ये यंग लोगों के इनिशिएटिव से हुई है। ये नया दौर मुझे लगता है 2012-13 से ही शुरू हुआ था, जैसे साजिदा और जी जॉय, जैसे हैप्पी, ये सब लोगों ने अपने स्टूडियो खोले जी और वर्कशॉप्स करनी शुरू की। इसका शुरुआत हुआ था बहुत अच्छी तरह से क्षितिज के साथ, ओके भारती शर्मा और विपिन कुमार। क्षितिज यही करता था कि वर्कशॉप करता था, नाटक करता था, फिर रेपिटरी ग्रांट मिलता था, तो एक तरह से स्टेडी काम होता रहता था। तो ये मेरा ख्याल है और शिफ्ट किया है 2012-13 से लेके, कि जब ये बहुत यंग लोगों ने ये काम शुरू किया तो हर जगह वर्कशॉप के तहत प्रोडक्शन होने लगे। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग दौर है दिल्ली में, तो ये इंटरेस्टिंग दौर है और ये इन लोगों के कामों से है। मतलब जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने ये मोड बनाया कि आप वर्कशॉप करिए, पेइंग वर्कशॉप करिए, तो आपका वर्कशॉप करने के लिए जो रेंट मिलता है, देना पड़ता है जगह का, ये उसी में से एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो मैम, यंग लोगों के काम के बारे में और कुछ आप क्या बोलना चाहेंगे जिनकी वजह से हिंदी रंगमंच को फ़ायदा हो रहा है? मुझे फॉर इंस्टेंस मैं साजी और जॉय का ही काम देख रही हूँ। वो हर किस्म का नाटक कर रहे हैं। अच्छा जैसे उसने बहुत अच्छा एक वर्जन अंधा युग का किया था, जी बहुत अच्छा वर्जन। और फिर उसने अलग अलग वो नाटक करते हैं नए लोगों का। एक पश्मीना नाटक किया था, मृणाल माथुर, नया प्ले राइट। अच्छा फिर उसने एक और वर्जन किया था विरासत का। हमने 2012 में एनएसडी में, मैंने एनएसडी की रेपिटरी में विरासत किया था। ये उस क्लास के ही हैं फॉर इंस्टेंस। तो ये लोगों ने ये फॉर्म निकाला है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहें, ओके अच्छा फॉर्म है और काम हो। तो मेरे मुताबिक जो आजकल एनर्जी हिंदी रंगमंच में दिल्ली में जो सर्टनली आई हुई है, वो इस किस्म के काम से आई है और इंटरेस्टिंग काम। तो कहने का मतलब ये भी है कि वो हिंदी के क्लासिक्स भी करते हैं, जैसे अंधा युग, ओके जैसे विरासत, और नए नाटक भी कर रहे हैं। मैम, कुछ नया स्टाइल आया है हिंदी थिएटर में कुछ आपके हिसाब से? कौन कौन से अभी हैं यहाँ पे दिल्ली में, और कौन कौन से नए स्टाइल आप देखती हैं हिंदी थिएटर में कुछ? स्टाइल का तो ये है अजीत, कि स्टाइल का माने आप ज़रा मुझे समझाएं, क्या सोचते हैं? मतलब थिएटर में जैसे कि एक तो डिवाइस आपने बोला इस तरीके से, और जो वेस्टर्न का जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म, जैसे रियलिस्टिक्स फॉर्म हो गया आपका, फिर आपका वो वाला क्या नाम, इसी तरीके के मतलब नया नया तरीके जो एक्टिंग के जो हैं, थिएटर करने के जो फॉर्म्स हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और कोई टेक्निक्स आपको लगता हो कि इन्होंने नई टेक्निक्स ला के इंट्रोड्यूस की हुई हो यहाँ पे इंडिया में कुछ हिंदी थिएटर में, जिससे फ़ायदा हो रहा हो, कुछ नया निकल के आ रहा हो? मुझे तो एक चीज़ लगती है कि नया काम की जो एनर्जी है हिंदी थिएटर में, वो यही है कि आप ये मान के चलिएगा, जो ये यंग पीपल कहते हैं, और एनएसडी के स्टूडेंट्स भी बहुत इस किस्म से प्रेरित हुए हैं और काम भी करते हैं, कि आप नाटक को एक बनी बनाई विधि ना मान के चलें जी। आप सोचें कि हर नाटक को अलग फॉर्म चाहिए जी। मैं आपको अपने काम का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब मैंने आपको बताया, सुंदरी के सारे जो कर्टन थे वो बड़ी जो ग्रेट पेंटर हैं नीलिमा शेख ने बनाए थे। और वो राजा रवि वर्मा जो उस वक्त के काम कर्टन के जिन पे कर्टन निर्धारित हुआ करते थे उनके पेंटिंग्स पे थे। तो उन्होंने नीलिमा शेख ने पेंटिंग की थी 20x4 के विंग्स बनाए थे। पेंटर ही बना सकता है ना। जी। तो वो उसके वीडियो हैं, आप उसको यूट्यूब पे जाइए और उस पर देखिए सुंदरी एन एक्टर प्रिपेयर्स करके वीडियो मिलेगा आपका।
उसने मधुश्री दत्ता ने बनाया है, वो अवेलेबल है। सुंदरी एन एक्टर प्रिपेयर्स, एक्टर प्रिपेयर। ये मधुश्री की फिल्म है, वो काफ़ी फेमस है, आपको मिल जाएगी। मधुश्री दत्ता बड़ी अब बहुत नामी। और अब मैंने आपको उस वक़्त कहा था हम काफ़ी लोग इकट्ठा काम करते थे, उसमें अनामिका हक्सर भी हैं। जी, अनामिका हक्सर। तो मैं ये मानती हूँ कि एक तरह से अगर भाषा, नाटक की भाषा में अंतर आया है तो वो बहुत किस्म से मेरे मुताबिक एक टीचिंग की भी नई भाषा शुरू हुई थी 90s में, 80s 90s में, NSD में भी, जिसमें अनामिका हक्सर, माया राव, खालिद तैयब जी, कि आप नाटक को एक बनी बनाई विधि न मान के प्रोसेस की विधि होनी चाहिए। जी, प्रोसेस को आप हिंदी में क्या बोलिएगा? प्रक्रिया। हाँ, प्रक्रिया। जी, तो वो हो, वैसा चले काम। तो मतलब ये कि हम वो हमारी पूरी जनरेशन, और मुझे लगता है अब यंगर जनरेशन भी, कई बड़ किस्म के काम होते हैं, पर ये भी एक काम होता है कि मैं एज अ डायरेक्टर, निर्देशक पूरा काम करके अपने पेपर पे सारी ड्राइंग करके आऊँ और एक्टर को कहूँ यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ ना। एक्टर को खुद की मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी, वो क्या करेंगी स्टेज पे, वो ऐसा क्यों करेंगी। मेरा बहुत लंबा संपर्क और काम करने का मौका मुझे सीमा विश्वास के साथ रहा, बहुत प्लेस हमने इकट्ठे की। तो हम सीमा को भी, जैसे एक्टर वो है, अब तो बहुत ख्याति है उसकी, तो वो भी यही उसको इंटरेस्ट आता है कि मैं नहीं बोलूँ कि भाई सीमा तुम्हारे मन में ये चल रहा है, वो करे जो उसके मन में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि नाटक को का प्रोसेस, उसको बनाना इकट्ठे मिलके, ये मुझे लगता है कि मेरे मुताबिक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ये जो यंगर लोग हैं, बहुत सारे NSD से ही पढ़े हैं, बहुत सारे काम करते करते ऐसे कि आप वर्कशॉप और नाटक बनाने की प्रक्रिया का दूरी कम करते जाते हैं। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा मैम, ये रंग भाषा में क्या परिवर्तन आप देखती हैं, पहले और आज की रंग भाषा में कोई डिफरेंस? तो पहले आप कौन सा डेट लेंगे? क्या मैम? पहले कौन सा हुआ? आप कह रहे थे पहले, तो आपके मुताबिक वो हिस्टोरिकली पहले क्या है? 1970-75 से पहले। इतना रिसेंट? नहीं, मेरे मुताबिक रंग भाषा में ये है कि 2-3 स्ट्रीम इकट्ठे चलते हैं अभी, मुझे लगता है हिंदी में, और वह वापस उसी को रिपीट करें। एक स्ट्रीम जिसमें टेक्स्ट को प्रधान माना जाता है और टेक्स्ट को हर चीज़ डिसाइड करना होता है। और एक ऐसा कि टेक्स्ट और स्टेज और मटेरियल और प्रॉप सब एक ही तरीके से, एक ही प्लेन पे हों। उसमें मुझे लगता है कि बहुत, ये जो एक ही प्लेन पे, कि टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, विजुअल भी इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉप भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉप भी इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट्यूम भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मेरे मुताबिक स्त्रियों का बहुत योगदान। इसमें स्त्रियों को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण देखती हैं? उन्होंने ऐसा काम किया, मैं ये कह रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने किया, पर मेरी जनरेशन में उन्होंने बहुत काम किया। तो कीर्ति हुई, नीलम मानसिंह हुई, माया राव हुई, अमाल अलाना हुई। तो स्टेज के प्रॉप पे, स्टेज के डिज़ाइन पे, स्टेज के ऑब्जेक्ट्स पे उतना ही ध्यान जितना कि एक्टिंग पे और शब्द। तो मुझे लगता है जो ये प्रधानता का कॉन्सेप्ट है, शब्द प्रधान, ये नहीं है, सभी चीज़ों इम्पोर्टेंट है। तो आप, अगर आप स्त्री वेश पे काम कर रहे हैं तो आदमी साड़ी कैसे बांधता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डायलॉग बोलना। सही बात है। सही बात है। जी मैम। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में आपकी नज़र में कोई है जो लेखिका, नाटककार, उपन्यासकार है जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रही हैं? गीतांजलि।
गीतांजलि मैम। गीतांजलि श्री। मैम उनके कुछ नाटक आपके संज्ञान में हैं, स्त्री विमर्श से वही तो जुड़े? मैं बोल रही हूँ, सारे ही मेरे पास हैं। जी। प्रिंटेड ही नहीं है। 11 मेरे मुताबिक गीतांजलि लिख रही हूँ, और अब तो इतनी उनकी ख्याति है बुकर के बाद, तो उनका सारा काम ही स्त्री एक तरह से विमर्श पे है। उनकी जो रेत समाधि पढ़ी है आपने? हाँ, रेत समाधि, रेत समाधि भी है। हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस पर, माई। माई, ये तो उपन्यास है मैंने। तो कहानियाँ भी होते हैं, अनुगूंज और अन्य कहानियाँ। और यहाँ पर हाथी रहते हैं, रिसेंट है, बहुत सुंदर है उसमें कहानी। यहाँ पर हाथी रहते हैं ना मैम। इनमें से किस किस पे नाटक बन गया है मैम? हमारा शहर उस परस पे कीर्ति ने किया था। अच्छा, हाँ, कीर्ति मैम का। और मैम टैगोर के सारे ही उन्होंने मेरे लिए रूपांतरण किया हुआ है। एक तो घरों बाहर, गोरा, फिर एक कहानी है जीवित या मृत। अच्छा। वो 2011 में उन्होंने जीवित या मृत पूरी कहानी को एक सोलिलिक्वी में, स्वगत में टर्न किया था। वो सीमा ने किया था, 1 घंटे की कहानी। स्वागत में सिंगल मतलब मोनो। सीमा विश्वास के लिए लिखा था। अच्छा। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक आपके हिसाब से कौन है जो कि हिंदी रंगमंच में योगदान दे रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से दिल्ली में? MK हैं। MK रैना सर। बंसी तो चले गए, और अंकुर जी ने तो योगदान दिया ही है। यंगर लोगों में भी बहुत हैं मेरे मुताबिक। ये जो हमने नाम लिए हैं, जॉय मैम, साजिदा, और एक और हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सिंगल काम करती है, मल्लिका तनेजा। और दिल्ली से बाहर और दिल्ली में आती जाती एक और हैं, ज्योति डोगरा। ये दोनों सोलो काम करते हैं। और बहुत साल यहाँ माया ने भी काम किया। अब तो वो साउथ पे चली गई, अभी गई माया राव, अमाल अल्लाना। या हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं ना? पुरुष कह रहे हो आप? पुरुष, हाँ, पुरुष। और दिल्ली में मेरी जनरेशन के तो यही हुए हैं, MK और NK भी हुए। अब तो कम काम करते हैं, जो एक्ट 1 के साथ काम करते थे। NK अभी तो यही याद आ रहे हैं, और याद अच्छा मैम, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक जो स्त्री से जुड़े मंच मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं, यही लोग हैं कि ऐसा कोई है नहीं स्पेसिफिक तो नहीं है। ओके। मुझे लगता है स्पेसिफिक में, आदमियों में स्पेसिफिक नहीं है। औरतों में जैसे अमाल हमेशा स्त्री, हालांकि वो अपने आप को वो ये नहीं कहेंगी कि मैं नेसेसरीली फेमिनिस्ट हूँ या ये हूँ वो हूँ, बट वो काम उन्होंने ऐसा किया जिसपे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के ऊपर आगे काम बढ़ता है। ओके। और तीसरा ये है कि स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन पुरुष निर्देशक स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है, पर त्रिपुरारी के नाटक किए हैं लोगों ने। त्रिपुरारी में अच्छा मैम, महिलाएं स्त्रियों की स्थिति मंच के आगे और मंच के पीछे, बैक स्टेज में आने से पहले तो उनकी स्थिति कैसी है, आई है मंच के आगे और पीछे दिल्ली में, और उनके आने से क्या आपको लगता है हिंदी रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव आया है? चाहे वुमेन एक्ट्रेस हों या डिज़ाइनर्स हों, बैक स्टेज जो काम करती हैं, वो सबके बारे में मैम। मेरे ख्याल में फ़र्क तो आया ही है जी। आप भी देखिए कि निर्देशन जो एक कैटेगरी है जी, वो पहले तो आदमी ज़्यादा करते थे, अब ऐसा नहीं है। तो आप साजिदा भी हो गई, या
साजिदा हो गई, उधर जुलेखा चौधरी हो गई, प्रियंका हो गई, ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्त्री विमर्श के बारे में ही बात कर रहे हों, जी, जी, पर मुझे लगता है काम के ढंग में फ़र्क है। ओके। तो एक तो ये निर्देशन में महिलाएं हो गई, बैक स्टेज एक्ट्रेस के रूप में मैम? एक्ट्रेस के रूप में तो काफ़ी निकल के आते हैं। अब जैसे मुझे पिछले दिनों याद है, दिल्ली में वो तो ट्रैवल निकल गए बाहर, पर साजिदा जैसे एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर है। साजिदा मैम? हाँ, अब एक और बड़ी कमाल की एक्ट्रेस होती थी, अमाल के साथ हमेशा काम करती थी, स्वरूपा, वो बम्बई चली गई। यंग एक्ट्रेसेस में प्रियंका है जी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग निकल के आ रहे हैं। इस वक्त मुझे इमीडिएटली नाम नहीं याद आ रहा है जी। पर बहुत लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं और डायरेक्टिंग भी करते हैं, ग्रुप भी चलाते हैं। ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ग्रुप को मैनेज करना। भारती शर्मा सालों साल, आपको भारती से बात करनी चाहिए। जी मैम, भारती मैम। वो क्षितिज चलाती हैं कितने साल से, और कितने जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उनके हाथों से निकले। तो ये जो सिचुएशन है कि ग्रुप चलाना है, ग्रुप चलाने का मतलब ये है छोटा सा वर्कशॉप चलाना जिसमें आप पढ़ाते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं। तो ये हो रहा है, होता जाता है।